नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ की विंडो में हो सकता है आपके लिए चेहरा थोड़ा सा पहली बार मेरे चैनल पे अनजाना लग रहा हो, लेकिन जो बस्तर में कवर करने गया पत्रकार, जो बस्तर में गया पुलिस अधिकारी, जो बस्तर में गया जो नक्सली है, वो इस चेहरे को अच्छे से पहचानता है। यानी आम आदमी से लेके नक्सल से लेके सरकार तक सब पहचानते हैं, क्योंकि विजय जी के 2 दशक उसी इलाके में रिपोर्टिंग करते हुए गुजरे हैं। बड़े से बड़े नक्सलियों से बातचीत की है और बड़े से बड़े अधिकारी के साथ उनकी उस पर बात की। मैं स्वागत करता हूं विजय कुमार पांडे जी का, और आपसे विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसीलिए भी मैं आज परिचय करा रहा हूं विजय जी का, क्योंकि उनके लिए भी उनकी जिंदगी के 2 दशक, क्या वाकई उनको कभी ये ख्वाब में था ऐसा होगा या नहीं? क्योंकि जिस तरह से शाह और डोवाल की जोड़ी ने एक ऐसा काम कर दिया कि हिंदुस्तान के सीने पे दगी हुई 1967 से एक पिस्तौल या चलती हुई कुल्हाड़ी बिल्कुल कुंद कर दी या उसको खत्म कर दिया। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैंने कोई ज्यादा शब्द बोले हैं या कुछ इसी तरह था कि हिंदुस्तान के सीने पे धसा हुआ ये एक चाकू था जिसको निकाला गया है? नहीं, बहुत सही आपने बोला। ये बहुत बड़ा चाकू था और अमित शाह जी और डोभाल जी की जोड़ी ने बिल्कुल अच्छे से निकाल दिया और एक निर्धारित जो डेडलाइन दी थी उस डेडलाइन में निकाल दिया उन्होंने जी। अच्छा, ये एक थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से आपको बताना होगा कि वहां माहौल कैसा चल रहा था, क्योंकि याद है मैंने आपके साथ कई जगह पे मैं गया, आप ही लेके जाते थे, मैं तो उसमें था। जैसे अंतागढ़ हम गए थे, जहां स्कूल उड़ा दिए गए थे, जहां वो रोड रोलर जले हुए थे, जहां स्कूल के लिए आई हुई जीपें जली हुई थी, सब चीजें थी। अब वहां का हाल क्या है? मतलब आप पिछले 2 साल से ये कैसे बदला है? दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ, ये जरा बताइए। किरण जी, 2004 से लेकर 2014 ये दशक जो है बस्तर के लिए बड़ा दर्दनाक था। लोगों में दहशत था, लोग जंगल क्षेत्रों में जाने के लिए डरते थे। और ये अमित शाह जी और डोभाल जी की जोड़ी ने जो है, जब अभी वर्तमान में भाजपा सरकार आई 2023 में और 2 माह बाद जब उन्होंने प्लान किया तो उन्होंने घोषणा किया 24 अगस्त 2024 को कि हम डेडलाइन दे रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल को खत्म कर देंगे। ये इनका जो डेडलाइन था 2 साल का, लोगों को अचंभित करता था ये कैसे होगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था ये हो पाएगा। जिस तरह से नक्सलियों का दबाव, जिस तरह से नक्सलियों का डर, जंगलों में आम आदमी को जाने के लिए डर लगता था कि कब विस्फोट हो जाए। जिस सड़क से हम जाते थे वो डर लगता था कि कब यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। कई ऐसी घटनाएं घटी जहां पर आम आदमी मारा गया है। तो ये एक लोगों को बना था कि 2 साल में कैसे अमित जी और डोभाल जी की जोड़ी खत्म कर देगी, लेकिन वास्तव में इन लोगों की योजना, प्लानिंग और खुफिया तंत्र को जो उन्होंने सक्रिय किया उसका यही परिणाम रहा कि 2 साल की जो दी गई डेडलाइन में उन्होंने 31 मार्च 2026 को नक्सलियों को बस्तर से मार किया, पूरे देश से समाप्त करने के लिए प्रयास किया और वो सफल भी रहे। अच्छा, मैं इसको ऐसे समझना चाहता हूं आपसे कि जब ये पहली बार आपने सुना, भाई आप तो पिछले 20 साल से सारे इलाकों को 2 दशकों से ज्यादा से बल्कि 25 साल से आप एक एक चीज देखते हैं, तो बहुत सारे नेताओं ने दावे किए होंगे कि हम ये कर देंगे। तो जब आपने ये पहली बार सुना था तो आपको लगा था कि ऐसा हो पाएगा या नहीं? और आपके साथियों में क्या जी नहीं, हम लोगों में ये चर्चा थी कि ये नेता लोग एक घोषणा करते हैं, ये उसी तरह की घोषणा होगी और ये संभव नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। हम लोग यही बोलते थे कि दिल्ली दूर है, ये दिल्ली वाले ऐसी बात करते हैं। और मनमोहन सिंह जी ने भी ऐसा कहा था जब 76 नक्सली तालमेटला में मारे गए थे 2010 में, तब उन्होंने भी कहा था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये नहीं लग रहा था कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा परिणाम आया। लगभग जो करीब, अब ज्यादा से ज्यादा बहुत कम छोटे स्तर के इनके नक्सलियों के जितने बड़े लीडर, यहाँ तक कि केंद्रीय महासचिव देवजी ने भी समर्पण कर दिया है। छोटे छोटे नक्सली 10, 15, 20, 50 बचे हुए हैं, वो भी जो है 2, 4, 6 दिन में समर्पण कर देंगे और बस्तर क्या पूरा देश जो है नक्सल मुक्त की स्थिति में रहेगा। अच्छा विजय जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि कांकेर से लेके बस्तर तक यही मेन इलाका था। आपको याद होगा जिस कॉरिडोर का सेंट्रल इसी को कहा जाता था। अबूझमाड़ आपके आगों से जाके बनता था,
बाकी तमाम जगह से भी आते थे। तो जब प्रेशर कभी पहले आंध्र प्रदेश में पड़ा था तो सब आपके इलाकों में आ गए थे, याद है कि सब इधर ही पहुंचे थे, वहां जान बची थी। लेकिन आप अगर देखना शुरू करें कि ये जो 2 साल की शुरुआत जो 2 साल पहले हुई, आपने देखा कि कौन सी बड़ी घटना के बाद ये शुरू हुआ कि भाई क्या है। और दूसरा, एक दर्शक आपसे जो जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग दूर से बैठ के बताते हैं तो उसमें वो नहीं होता। आप ये बताइए, जो एनजीओ का खेल चलता था दिल्ली से, जो ये लोग जाते थे, जिन लोगों के नाम पे चंदे होते थे और बड़ी अंग्रेजीदार लोग और आदिवासियों को समझा रहे हैं, भाई उनकी अंग्रेजी नफीस सलीस हम नहीं समझ पाते थे, वो आदिवासियों को समझा रहे हैं। ये जो कुचक्र था, जैसे सत्ती सोनी जैसा खेल कि साहब आरोप लगा दिया कि मेरे तो प्राइवेट पार्ट्स में भी पत्थर भर दिए, ये सब थोड़ा सा दर्शकों को बताइए ये दुष्चक्र क्या था, क्योंकि ये बात बहुत अभी भी लोग जानते हैं। इस्लामिक आतंकवाद को तो लोग समझे, लेकिन इससे बड़े, उससे ज्यादा नृशंस हत्यारों के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। क्योंकि हम लोग भी तभी समझ पाए जब हम लोगों ने उन उड़े हुए स्कूलों को देखा, हमने टूटी हुई सड़कों को देखा। याद है पिछली बार के चुनाव में, जब छत्तीसगढ़ के चुनाव में वो एक पत्रकार मारा गया था, जब फायरिंग की थी, याद होगा, हम सब लोग कवर करने गए थे, दूरदर्शन या कहाँ का वो लड़का बेचारा यंग मारा गया था तब। तो ये सब के बारे में दर्शकों को बताइए कि वो जड़ किस तरह थी, क्योंकि हर एक आदमी पे शक होता था कि ये है या नहीं है, नक्सली है या नहीं है, कैसे होता था वो लाइफ के बारे में थोड़ा लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि डाटा और आंकड़े तो देश के गृह मंत्री बता चुके, सब लोग अखबार वाले लिख चुके, लेकिन जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपका, वो सब हम जानना चाहते हैं। जब ये नक्सल जो बस्तर में शुरू हुआ, उसके उपरांत जो कुछ एनजीओ लोग आकर के अंदरूनी इलाकों में काम करना प्रारंभ किया, वो उनके संरक्षणकर्ता बन गए। ऐसे संरक्षणकर्ता बने कि उनको मोबिलाइज करते रहे कि ये जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहे हैं, ये इसकी रक्षा कर रहे हैं। इस तरह से भोले भाले आदिवासियों को अपने संज्ञान में लेकर के, और नक्सलियों के लिए जो शहरी नेटवर्क का इन्होंने काम किया, जो शहरी नेटवर्क में जुड़ करके इन्होंने जो सामान उपलब्ध करवाया, ये जो अंदरूनी इलाकों में जो एनजीओ काम करते थे, लोगों ने बहुत ये नक्सलियों को बढ़ाने का मौका दिया। और फिर बात करके एक कुछ एनजीओ लोगों को जब पुलिस ने सख्ती बरता, तो वो लोग बस्तर को छोड़ करके, दंतेवाड़ा को छोड़ करके दिल्ली में बैठ गए। और दिल्ली में बैठ करके उन अधिकारियों के खिलाफ में ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे, ऐसी ऐसी परिस्थितियां रची। और दिल्ली में जो जेएनयू में जो बात आ रही थी, लगातार जो विरोध किया जा रहा था यहाँ के अधिकारियों का, वो बहुत बड़ा इनका प्लेटफॉर्म हुआ करता था। नंदिनी, बहुत सारे ऐसे नाम है, मैं नाम क्या गिनाऊं, जिनके नहीं नाम लीजिए। देखिए, नाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब उनमें से कोई भी उन सब का एक्सपोज हो चुके, वो दुनिया के सामने। नंदिनी सुंदर जिस केस में 2016 में जिसमें मर्डर में वो थी, ये तमाम चीजें एक्सपोज हुए हैं, इसलिए अब कोई वो नहीं है। वही ये एनजीओ नंदिनी सुंदर हो गए, ये लोगों ने जो है इस तरह से अफसरों को मानवाधिकार आयोग के तहत विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया में एक प्रेशर बनाया करते थे। विभिन्न प्रकार के लोग लेकर के जाकर के दिल्ली से लोगों को ला करके ये बोलते थे ये अधिकारी गलत कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। कुछ उन लोगों ने, लोकल लोगों को, आज भी कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि अब ये नक्सलवाद खत्म होने के बाद इनका क्या षड्यंत्र नया चलेगा, उस पर इन्होंने काम करना चालू कर दिया है। अभी भी सोशल एक्टिविस्ट के लोग जो बाहर के, दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं, वो आज भी यहाँ पर हैं। अब उन्होंने क्या प्रारंभ किया है कि ये नक्सलवाद तो खत्म हो रहा, अब हम इसको किस रूप में नया षड्यंत्र तैयार करें। तो नए षड्यंत्र की भी इन्होंने तैयारी कर लिया है कि हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी। तो उसका भी इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा भी शुरू किया है। आने वाला समय में वो भी आपको दिखाई देगा। लेकिन इन लोगों ने नक्सलियों को पालने का, पोसने का बहुत बड़ा काम किया इन लोगों ने, और उसी का परिणाम रहा कि लगभग 60 साल बस्तर में नक्सलियों का आतंक रहा, 60 इयर्स। तो ये नक्सलियों का जो आतंक था, ये समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को। मैं आपको एक चीज अवगत कराना चाहूंगा कि विगत जो है 10 साल पहले जम्मू कश्मीर के पत्रकार आए थे, और वो ये जानना चाह रहे थे कि वास्तव में जम्मू कश्मीर से भी खतरनाक बस्तर कैसे है। और वो टीम हमारे साथ रह करके 5 दिन काम किया। 5 दिन मैंने उनको जंगल दिखाया, और उनको मैंने बम्बू ट्रूप, विभिन्न प्रकार के जो आईडी लगती थी, वो भी मैंने साक्षात दिखाया। उनका ये कहने का था कि वास्तव में ये आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। इतना ज्यादा दहशत था कि मैं आपको बता रहा हूं कि बस्तर के लोगों को शादी करने के लिए, सामान्य जनजीवन करने के लिए दिक्कत होती थी।
कोई भी बाहर का, बस्तर संभाग से बाहर का कोई आदमी अपनी बेटियों को, बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं होते थे। विभिन्न समाजों में लोग इतने पीड़ित थे और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये दंश से कैसे निपटा जाएगा, ये दंश कैसे खत्म होगा। ये वास्तव में बहुत बड़ी पीड़ा थी। और हमने तो 25 साल की पत्रकारिता में, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पहले शिक्षक था और शिक्षक होने के बावजूद भी जब मैं इस कदम पे अबूझमाड़ में 1 महीने अध्ययन करने के लिए गया था और उस अध्ययन करने के दौरान जब मैंने देखे तो मुझे ये लगा कि इन विषयों को जो अंदरूनी पत्रकार नहीं जा पाते हैं, इसलिए मैंने इस विधा में आया, पत्रकार जगत में आया और मैंने देखा कि वास्तव में बहुत बड़ा ये दंश था और बहुत बड़ा शोषण भी था। जी, आपकी आवाज। हाँ, एक जो खेल है, मतलब चूंकि दर्शकों को फर्स्ट हैंड है, आप इनमें से जिन जिन लोगों के बारे में जानते थे, ये कितने दुर्दांत होते थे? ये मतलब किस तरह से कॉमन आदमी, जो आदिवासी है, मासूम जो आदिवासी था, उसको कैसे ये इस बात के लिए तैयार करते थे कि वो परिवार को अपने परिवार को छोड़ दे, बच्चियों के साथ ये जो बाहर कहानियां सुनाई जाती थी वो है, जबकि वो जो जंगल में है उसके साथ तो रेप या वो सब चीजें, यौन शोषण, वो तो वो पहले करते ही थे। हजारों लोग उन्होंने कंगारू कोर्ट पर मारे हैं, आपने तो कई कंगारू कोर्ट भी कवर किए हैं, सब चीजें देखी हैं। तो ये यकीन कैसे दिलाते थे, मतलब ये सब? और वो जो ये क्रिमिनल लोग थे, जो जैसे देव जी था, या इनमें से कुछ की कहानियां थोड़ा सा दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। दर्शक आज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपके सुनना चाहते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने समर्पण करने के बाद या गिरफ्तार नक्सलियों से मैंने काफी, यहाँ पर 2 तरह के नक्सली थे। एक तो बस्तर संभाग के बाहर का नक्सली और एक स्थानीय नक्सली। स्थानीय नक्सलियों को हमने, बाहर के नक्सलियों का क्या उद्देश्य था कि हमें ये रोड कॉरिडोर बनाना है, लोगों का शोषण होता है, हमें इसके लिए मदद करना है। पहला उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया। दूसरा, जब हमने लोकल नक्सलियों से बात किया जो गिरफ्तार हुए थे, जिन्होंने समर्पण किया था, उनसे जब मैंने बात की तो मैंने जो अनुभव किया कि बस्तर के जो भी युवा, बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, 7 जिले के जो भी युवा नक्सल में गए हैं वो अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर गए हैं। अभी जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, दासू सोरी नक्सली है, मिलिट्री कंपनी नंबर 5 का, अभी तक समर्पण नहीं किया है। अभी 3 दिन पहले मैं उसके गांव गया था। उसको मैंने देखा कि उसके माँ बाप खत्म हो गए थे, उसके बड़े भाई की शादी आई, उसकी भाभी आई और भाभी ने उसको प्रताड़ित करना चालू किया और वो उस प्रताड़ना के मतलब घर से परेशान होकर के बाहर भागना चाहा तो नक्सलियों के पास चला गया। दूसरा एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक लड़की पकड़ाई गई थी, उससे मैंने जब बात किया तो उसने बोला कि मेरे पिता जो है मेरी इच्छा के विरुद्ध शादी करना चाह रहे थे, जो लड़का मुझे पसंद नहीं था। उसने बगावत किया और बगावत करके नक्सलियों के पास में चले गए और फिर वो नक्सलियों के पास जाने के बाद वो दोबारा आने के लिए डरते थे क्योंकि उनको पुलिस मार देती थी। एक भय दिखाते थे, नक्सली जितने बड़े लीडर थे उनको भय दिखाते थे कि एक बार आप लोग यहाँ आ गए, दोबारा गांव में जाओगे तो मार दिए जाओगे। तो वो कभी भी यदि एक बार नक्सलियों के उसमें चले गए तो दोबारा कभी वापस नहीं आते थे। एक तो यही कहानी हुई कि स्थानीय नक्सली, स्थानीय युवक कभी भी उनके उसमें नहीं है, आव भाव में नहीं गए हैं, किसी दबाव में गए हैं। पहले इन्होंने ये बोल दिया था, नक्सलियों ने घोषणा किया थी हर घर से एक बच्चा चाहिए, बीजापुर तरफ उन्होंने ऐसा बोला, सुकमा तरफ ऐसा बोला। तो ये एक जो दबाव था, उस दबाव के कारण हमारा बस्तर का युवा नक्सली बना और जब युवा नक्सली बना तो उनसे उन्होंने जबरदस्ती वहीं के गांव के लोगों को जो मुखबिरी करते थे उनसे मरवाते थे, पिटवाते थे, दिन दहाड़े जन अदालत लगा करके जबरदस्ती उसको काटने के लिए करते थे। उनको दुर्दांत बनाने का काम किया बाहर के नक्सलियों ने, जो तेलंगाना के थे या आंध्र प्रदेश के थे। उन लोगों ने इन बच्चों को उपयोग करके इनको दुर्दांत बनाने का काम किया। कोई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब ये आए थे नक्सली तो उनका ऑब्जेक्ट दूसरा था, फिर उन्होंने अपना बदला। अब ये बात करते जल जंगल जमीन की बात करते, अभी बात करने लगे ना, उसके पहले तो नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं कि 1980 फॉरेस्ट एक्ट जो आया है उसके तहत जंगल इतना ज्यादा साफ हो गया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पेड़, हरे पेड़ को गार्डियल कर देते हैं और पेड़ कट रहे हैं, आज नक्सल क्षेत्र में कट रहे हैं। अब ये क्या बोल दिया जाएगा कि ये जल जंगल जमीन कट रहा है। 1980 फॉरेस्ट एक्ट जो लागू किया, जिसमें वन अधिकार पट्टा देने का दिया गया, उसकी समीक्षा आज तक नहीं की किसी ने। मैं तो सरकार से ये भी कहूंगा, अमित शाह जी से, कि ये वन अधिकार पट्टों का जो वितरण किया गया है इसकी तो सही ढंग से समीक्षा कर दी जाए तो राजनीति के कई सफेद चेहरे उजागर हो जाएंगे जिन्होंने जो है जंगल काट के वो कर दिया, और वही चेहरे आने वाले समय में कई चीजों का विरोध करते हैं।
वही चेहरे ये बोलते हैं कि नक्सली बहुत सही है। आपके अमित शाह जी ने आज ही लोकसभा में, कल लोकसभा में उन्होंने बोला कि मैं लोगों को नहीं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किस तरह से संरक्षण दिया। बहुत सारे ऐसे सफेद पोस्ट लोग हैं जिन्होंने इनको संरक्षण भी दिया है, और वही परिणाम रहा कि वो संरक्षण के चलते चलते आज ये इतने दुर्दांत बन गए कि इनको मारने, काटने, पीटने में कोई भय नहीं रहता था। मतलब दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से, जिसे बोलते हैं, कुल्हाड़ी से इनके चेहरों को काटा गया है, सामान्य नागरिकों को। मुखबिरी के नाम पे बहुत सारे लोगों को काट दिया गया। मतलब यदि कुछ नक्सली तो ये हुआ कि जो उनके पुरानी आपस में द्वेष थी, रंजिश थी, उसका भी सदुपयोग उन्होंने किया। गांव के गांव लोगों ने गांव छोड़ दिया था नक्सलियों के डर से, आपको बताना चाहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा भयानक तस्वीर थी। इतनी ऐसी तस्वीर थी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 2004 से लेकर के 2014 तक आपको बताना, ये 10 साल में इन्होंने जो भयानक उनका जो खेल खेला, और इसके पीछे पूरा यही था कि दहशत करेंगे तो हम राज करेंगे। उस दहशत को खत्म करने के लिए कई बार सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन सरकारें सफल नहीं रही। ये ऐसे दुर्दांत चेहरे थे जिसकी आप कल्पना नहीं, उनके नाम से लोगों में डर रहता था। ऐसे चेहरे थे वो लोग। अच्छा, जैसे सलवा जुडूम था, सलवा जुडूम को लेकर बहुत सारे प्रचार किए गए। और दूसरा कि गांव में फिर ये स्कूल क्यों नहीं खुलने दे रहे थे, हॉस्पिटल क्यों नहीं करने दे रहे थे, सड़क क्यों? भाई बात तो विकास की होगी ना भाई, विकास के लिए आप लड़ रहे हैं कि भाई इनका विकास हो, तो स्कूल के बिना कैसा विकास होगा, हॉस्पिटल के बिना कैसे विकास होगा, सड़कों के बिना विकास कैसे होगा? ये बात क्या सिर्फ डर की वजह से फिर गांव वाले नहीं कह पाते थे, क्योंकि वहां तो जब सड़क ही नहीं थी तो पुलिस कब तक पहुंचेगी, या क्या मतलब ये नेक्सस इतने दिन तक चला कैसे? और दूसरा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, रहते रहते रुक गए अमित शाह, उन्हें बोलना चाहिए था, या कुछ और वजह कि तमाम पार्टियों के नेता इस खेल में शामिल हो जाते थे क्योंकि पैसा बहुत आता था। इंद्रावती नदी से लकड़ियां जाती थी कट के, लट्ठे के लट्ठे चले जाते थे, ये सब। जी 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 जी, वही मैं बताना चाहूंगा कि इसमें देखिए पूरा आंध्र तेलंगाना जो है बहुत बड़ा खेल खेला। बीजापुर इंद्रावती नदी में सागौन की लकड़ियां जो है नदी में काट के बहा दी जाती थी और वहां पर चली जाती थी। ये बहुत बड़ा क्राइम था, जिसे में किसी ने अभी बताया है कि एक साल में लोगों को 14 अरब की वसूली होती थी। 14 अरब, 14 अरब। यस यस यस, अभी घोषणा हुई है, अभी बताया गया है जो नक्सली समर्पण किए हैं। तो आप सोचिए कि इतनी वसूली करते थे ये लोग। आपको पत्ता वालों से, तेंदू पत्ता से वसूली होती थी, माइनिंग से वसूली होती थी, हर घर में, जिस घर में यदि ट्रैक्टर रहता था उससे वसूली होती थी, जिस घर में मोटरसाइकिल रहता था उससे वसूली होती थी। ये हर एंगल पर वसूली करते थे। जब धान का समय आता तो धान की भी वसूली की जाती थी। इनके हर चीज की वसूली करने के अलग अलग आदमी रहते थे। अभी आपको बता रहा हूं कि लगातार आप देख रहे हैं कि अभी 7 किलो सोना इनके पास मिल रहा है, करोड़ों, 2.5 करोड़, अभी 3.5 करोड़ रुपए इनके डंप से मिला, अभी कल 2.5 करोड़ रुपए मिला हुआ है, कांकेर में 5 लाख रुपए मिला हुआ है। अब आप सोचिए, सोना चांदी और सोना और कैश मिल रहा है इनके पास में से, इनके डंप से। खुद पापा राव 12 लाख रुपए लेकर के आया था, कितना उसने अभी दबा के आया होगा ये नहीं कह सकते हैं। तो वास्तव में इनके पास ये जो पैसा था, ये पैसे का ही पूरा खेल था। और पैसा पूरा कौन ले गए? बाहर के नक्सली ले गए। स्थानीय नक्सलियों को, स्थानीय नक्सलियों के घर आज भी बिखरे पड़े हुए, टूटे, एक एक मकान, दो दो मकान में उनका परिवार चल रहा है, एक एक कमरे, दो दो कमरे में। स्थानीय नक्सलियों को कहीं कोई लाभ नहीं हुआ है, पूरे बाहर के नक्सली ले गए। यहाँ पर तेलंगाना के रहे, आंध्रा के रहे, इन नक्सलियों ने इस पूरे पैसे को ले गए। यदि ये मूल्यांकन कर दिया जाए, एक समीक्षा कर दी जाए कितना पैसा गया है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते यहाँ पर इन लोगों से। अच्छा, जो ये एनजीओ थे, मतलब वो कभी आपके पास भी आए होंगे, तो उनका लाइन क्या रहता? क्योंकि वो तो आपको भी, वो तो हर को अप्रोच करते थे, वो कहते क्या थे? क्योंकि ये बात तो आप, कोई भी आदमी उनसे सवाल करेगा कि यार आप क्या बात कर रहे हो, आप इनकी बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, आप स्कूल क्यों नहीं खुलने देना चाहते? क्या उस पे क्या बोलते थे? आप लोग भी सवाल करते होंगे कि भाई स्कूल या सड़क ये क्यों नहीं बनने दे रहे? उनका ये कहने का रहता था, स्कूल खोल देने से यदि पक्का स्कूल बन जाएगा तो नक्सली, पुलिस वहां पर कैंपिंग करेगी, और जब पुलिस कैंपिंग करेगी तो नक्सलियों के लिए दिक्कत होगी। इसलिए एनजीओ जो भी रहते थे, जो भी वो रहते थे कि पक्के स्कूल का सदैव विरोध करते रहे हैं कि पक्का भवन नहीं बनना चाहिए।
अब पक्का भवन जब नहीं बनेगा तो यदि कच्चा भवन रहेगा तो बच्चों की प्रभावित तो 4 महीने बारिश में प्रभावित हो जाती रही है ना। इन्होंने रोड नहीं बनने दिया, पुल पुलिया नहीं बनने दिया। 4 माह लगभग बस्तर संभाग का 40% एरिया कट हो जाता था, जो जिला मुख्यालयों के संपर्क में विकासखंड मुख्यालयों में रहते ही नहीं थे। इतनी बारिश होती थी, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं यहाँ पर कि वो जो है उन क्षेत्रों को कट कर देती थी। और ये लोग ये चाहते थे कि यदि यहाँ पर सड़क बन जाएगा, पुल बन जाएगा, पुलिया बन जाएगी तो आवागमन बढ़ जाएगा। जब आवागमन बढ़ जाता है तो यदि मैं कांकेर में विजय कुमार पांडे हूं और मैं यदि मान लो अंदरूनी इलाके में जाता हूं तो वहां हमारे आव भाव को देख करके, हमारे पहनावे को देख करके उनमें बदलाव आया है। पहले जो बस्तर में जो कपड़ों की पहनावा था वो 50% शरीर में हुआ करता था, लेकिन जो लोगों ने, गुरुजी वहां पहुंचे, टीचर्स पहुंचे, फॉरेस्ट के कर्मचारी पहुंचे, उनके पहनावे के देख करके उनके पहनावे में बदलाव आया आदिवासी समाज अंदरूनी इलाकों में। तो आप ये देखिए, मेरा ये कहने का मतलब ये कि एनजीओ के लोगों ने तो इन चीजों का विरोध करते थे ना, यदि ये हो जाएगा तो जंगल हो जाएगा, इनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, इनका फलाना हो जाएगा, यहाँ पर पूरे जंगल हो जाएंगे, अडानी आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस तरह के भ्रम फैलाने का काम ही एनजीओ करता था उस समय। और इसीलिए जो है ना वहां पर पुल बनने दिए गए, न पुलिया बनने दी गई, न सड़क बनने दिए गए और न स्कूल बनने दिए गए। वही परिणाम था इन लोगों का। जी, एक सवाल ये है कि आपने इतने सारे देखे हैं, इन लोगों को देखा है, इतने सारे लोगों को आपने लगातार मतलब उसमें देखा है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि इनमें सबसे खतरनाक कौन सा रहा है, जिनको आपने देखा, जिनमें सबसे ज्यादा खतरा उसमें रहा हो? देखिए खतरे में जो सभी लोग जितने भी नक्सली, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बस्तर संभाग में जैसे आपका रामचंद्र रेड्डी था, रामचंद्र रेड्डी बहुत खतरनाक था। ये आपको बता रहा हूँ कि 2008 में जो है रायपुर में रह करके वकालत किया इसने। इसकी जब पत्नी माधवी डंगनिया में पकड़ाई तब ये वहां से जंगल से भाग के आया, और कोरोना के काल में जब नक्सलियों के बीमारियों से मरे तब इसने कट्टा रामचंदी रेड्डी बोलते हैं, इसने बस्तर की कमान संभाली। और ये यहाँ पर इसने क्या किया, जब ये देखा कि कोरोना के काल के समय जब इनका ग्राफ घटना चालू हुआ और पब्लिक इनसे दूर हुई, तो उसके बाद जब कोरोना के काल में इसने कमान संभाली तो विभिन्न प्रकार के संगठनों को जोड़ने का काम किया। उसमें पब्लिक इनसे दूर हो गई थी, आपको बताना चाहूंगा, पब्लिक इनके किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होती थी। तो इसने इतना मतलब शहरी नेटवर्क को जोड़ करके, विभिन्न नेताओं से संवाद करके इनने फिर एक संगठन खड़ा किया। और फिर ये जो है आम पब्लिक, इन्होंने यहाँ तक ये किया कि अंदरूनी इलाकों में समझदार लोगों को जो नौकरी करते थे उनको विभिन्न प्रकार के आरोप लगा करके वहां से निलंबन तक करवा दिया इन लोगों ने, झूठी आरोप लगा करके। मैं उनका यह था कि इधर कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो हमारा प्रभुत्व बना रहेगा। यदि योग्य आदमी अंदरूनी इलाकों में काम करता था तो उसको वहां से भगाने का भी काम इन्होंने किया। ये भी एक बहुत गहरी चाल रही है इनकी। और आपको मैं बताना चाहूंगा, शंकर राव था, ये भी खूंखार था, विजय रेड्डी था, ये भी खूंखार था। अभी जैसे विजय रेड्डी की पत्नी रूपी है जो अभी तक वापस नहीं आई, वो कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग रहे हैं जो आतंक मचाया उन्होंने। चलपति जैसे था, वो भी आतंक मचाया उसने। ऐसे लगभग जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि पोलित ब्यूरो और सीसी का जो है ना, यहाँ पर जमावड़ा था, अबूझमाड़ एक अनसर्व एरिया था और वहां पर कोई जाता ही नहीं था। आज भी अबूझमाड़ अनसर्व एरिया है, वो सेफ जोन था। तो इसलिए इन्होंने जितने भी सीसी मेंबर्स और पोलित ब्यूरो मेंबर्स अबूझमाड़ को ही ठिकाना बना करके रखे हुए थे। तो जैसे अच्छा, आपका पापा राव, जैसे पापा जी राव था, हिड़मा था, जी, इन लोगों ने जब भारत जब सेंट्रल फोर्स आई तो इनको हमला, इनको डराने के लिए इन्हीं लोगों ने प्लानिंग किया। पूरे नक्सली इनके यहीं पर थे, आपको बता रहा हूँ। सीसी मेंबर जितने भी 20-22 सीसी मेंबर मारे गए हैं, वो आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में अधिकतम मारे गए सीसी मेंबर, दूसरे राज्यों में नहीं मारे गए। इनका अबूझमाड़ जो हमारा अनसर्व एरिया था, जो बस्तर संभाग का, ये इनके लिए बिल्कुल ऐसा गोपनीय प्लेटफार्म था कि जहां पर कोई जा ही नहीं पाता था। आपको बता रहा हूँ, गूगल में अबूझमाड़ नहीं दिखाई देता था, ये स्थिति थी। इतना डेंस फॉरेस्ट था। यहाँ पर जो साल का जो पेड़ होता है ना, उसमें हाँ। ये एक विशेषता होती है कि उसकी सूर्य की जो किरणें पड़ती है ना, वो भी दिन में अंधेरा दिखाई देता, दिन में छाया रहती है। इतना घना जंगल साल का रहता है। आपको दिन में भी, अब तो चलो बहुत ज्यादा पेड़ कट गया है, पेड़ के डिस्टेंस की दूरी हो गई है, नहीं तो पहले इतना घना जंगल साल का रहता था कि उसमें दिन में भी अंधेरा नजर आता था। ये स्थिति थी साल के पेड़ की।
तो उस डेंस फॉरेस्ट का इन्होंने वहां पर कोई आपको जीपीआईएस कोई भी नेटवर्क कोई भी चीजें काम ही नहीं करती थी, उसी अच्छा, का इन्होंने फायदा उठाया। एक आखिरी सवाल के तौर पर, चूंकि हम लोग इसको आज यहीं रखेंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के तौर पे आप ये बताइए कि एक तो ये भविष्य में क्या कर सकते हैं, अभी क्या मतलब इसको हम मान लें, क्योंकि अब ये बात तो सही होगी कि दुनिया इंटरनेट से जुड़ गई तो वो लोग भी जुड़ गए, और हमने तो दंतेवाड़ा में देखे किस तरह से अच्छे स्कूल बना दिए गए, और हमने ये भी देखा कि ऐसे एनजीओ वहां काम कर रहे जो इनके बच्चे भी काम कर रहे हैं तमाम जगह पर। लेकिन आपको लगता है कि ये कभी अब उभर पाएगा या नहीं, और जनता ने कब ये मानना शुरू किया था, मतलब कब ऐसा लगा इनके अंदर कि ये खत्म हो जाएंगे? क्योंकि इससे पहले तो ये युद्ध विराम की बातें करते थे, मतलब जैसे कोई दूसरा देश हो कोई दूसरा युद्ध विराम करेंगे। ये कब इनको लगा होगा? आपको कब लगता है कि जब कब लगना शुरू हुआ कि हाँ ये खत्म हो सकते हैं? जब मुख्यमंत्री गृह मंत्री के कहने के बाद आपको कब लगा कि हाँ ये हो भी सकता है? जब इनका कौन सी जी जब जब अमित शाह जी ने घोषणा किया था अगस्त 2024 में। जी जी आप वहीं से बोलना शुरू कीजिए, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, जैसे मैंने सवाल किया हुआ तो मैं काट दूंगा, आप बता दीजिए बस, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। आप इसका सवाल का जवाब दीजिए, है ना? ऐसे ही बोलिए जैसे मैंने वो सवाल पूछा था कि कब से शुरू हुआ, तो मैं वहां से काट लूंगा। ठीक है सर? ठीक 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 ठीक। देखिए, ये जब नक्सलियों के बस्तर संभाग में बस्तर में सीसी मेंबर मरना प्रारंभ हुए, तब ये लगने लगा था कि वास्तव में जो घोषणा हुई है केंद्रीय मंत्री जी की, इसमें दिखाई देने लगा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद जब 2025 में बासो राजू मारा गया, इनका पोलित ब्यूरो का केंद्रीय महासचिव था, उसके बाद जब मारा गया तो ये तय हो गया था कि वास्तव में लोगों के बीच विश्वास आ गया था कि जब इनके नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर जो होता है केंद्रीय महासचिव, वो मार दिया गया है, तो अब ये 100% हो गया था कि अब वास्तव में बस्तर से नक्सली मारा जाएगा और देश से भी नक्सली खत्म हो जाएगा। उसी दिन से ये आभास लोगों को होने लगा था, एक विश्वास आने लगा था जिस दिन बासो राजू मारा गया था। जी, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और हम लोग जब भी इस पर बस्तर पर बात होगी तो आपसे बात होगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि आप जमीनी स्तर के पत्रकार जिन्होंने 25 साल तक किया, इस इंटरव्यू को अगर आपको अच्छा लगे तो उनके लिए भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने उस दौरान वहां की सच्चाई आपके सामने रखी है। क्योंकि जो किताबों में आती है, जो वो आती है, उसका अलग होता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनकी सच्चाई अलग होती है। तो आज के लिए इतना ही विजय जी, आप जुड़े, फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।